हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू डेली लर्न अकाउंटेंसी फॉर स्टैंडर्ड 11th। हम बात कर रहे हैं चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। काफ़ी कुछ हम ऑलरेडी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में कवर कर चुके हैं। दैट व्हाई डू वी इशू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, व्हाट पर्पस डज इट सर्व, एंड इसमें पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व होती हैं। उसके साथ में हम अलग अलग टर्म टाइम पे अलग अलग टर्म्स हम छोटी छोटी कर चुके हैं, जिनके रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी ऑन द वे लिए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, what happens, what entry will you pass when the bill is dishonored, यानी कि आपका बिल का पेमेंट का ड्यू डेट आ चुका है लेकिन पैसा आपको उस दिन पे नहीं मिला। तो हाउ डू यू ट्रीट योर डिसऑनर ऑफ द बिल, हाउ डू यू डू द ट्रीटमेंट ऑफ योर नोटिंग चार्जेस, हाउ डू यू रिन्यू अ बिल। आज हम बात करेंगे रिटायरिंग ऑफ द बिल के बारे में और अकोमोडेशन ऑफ द बिल के बारे में। और ऑन द वे हम काफी सारे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको कोई भी एक ट्रांजेक्शन, जो हमने अभी छोटे छोटे पार्ट पार्ट में बात की कि नोटिंग चार्जेस लगे या डिसऑनर हुआ, तो अभी तक तो हमने बात की थी कि सिर्फ उस एक ट्रांजैक्शन रिलेटेड हमने एग्जांपल किया था और उसी ट्रांजैक्शन रिलेटेड हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी। आज हम इस टाइप के इलस्ट्रेशंस लेंगे जिनमें कोई भी घुमाव आ सकता है, कहीं से भी ट्रांजैक्शन घूम के आपका एक आधा डिसऑनर भी हो सकता है, एक आधा एंडोर्समेंट भी हो सकता है। कोई भी दो तीन तरीके के क्लब होके भी आपको ट्रांजेक्शन्स के लिए एंट्रीज पूछी जा सकती है, अमाउंट कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, सो दैट आपका थोड़ी सी इस पे पकड़ मजबूत हो। तो आज हम थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में लेंगे और उसके साथ में दो कंसेप्ट हम कवर करेंगे। वन इज रिटायरमेंट ऑफ द बिल एंड अनदर इज अकोमोडेशन ऑफ द बिल, कि अकोमोडेशन क्या होता है और रिटायरमेंट क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिन्यूअल ऑफ द बिल के बारे में। रिन्यूअल ऑफ द बिल क्या होता है कि जब आपको पता है, जब जो बायर है जिसने बिल एक्सेप्ट करके दिया है, बीपी उसके नाम पे है, उसे पता है कि वो ड्यू डेट पे अपना पेमेंट मीट नहीं कर पाएगा और ये बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो टू सेव बोथ ऑफ them, the drawer and the drawee, both of them from the hassle of the dishonors, जो ड्रॉई है, जो कि बायर है, वो डिसाइड करता है सेलर के पास जाने का कि ऐसा है सर कि मुझे पता है कि इस डेट पे मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक मेरे से काम करो, एक इंटरेस्ट ले लो, लेकिन इस बिल को कैंसिल करके नया बिल इशू करके इसकी डेट बढ़ा दो। यानी कि जो एग्जिस्टिंग ड्यू डेट है उससे एक महीना दो महीना, जो भी आपके म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके हिसाब से आप इसको बिल को एक्सटेंड कर दो। तो अगर सेलर अग्री हो जाता है, अगर जो ड्रॉअर है वो अग्री हो जाता है, वो कैश में इंटरेस्ट ले लेता है या उसी इंटरेस्ट अमाउंट से नया बिल को बना देता है, तो ये दोनों के बीच में अरेंजमेंट होने से ये चीज जब होती है तो उसे हम रिन्यूअल ऑफ द बिल कहते हैं। इस केस में आपका पुराना बिल स्टैंड्स कैंसल्ड और नोटिंग चार्जेस की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि दोनों पार्टीज के म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ ही काम हो रहा है। एंड यू इशू अ न्यू बिल विद अ न्यू टर्म्स एंड कंडीशन एंड विद अ न्यू मेच्योरिटी डेट, कि इस डेट पे अब ये पर्सन मुझे इतना पैसा देगा। तो ये तो बात थी आपके रिन्यूअल ऑफ द बिल की। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हम रिटायरिंग ऑफ द बिल के बारे में पढ़ेंगे। वो तब पढ़ेंगे जब रिटायरिंग ऑफ द बिल कब होता है कि जब हमें पता है कि हमारे को पैसा देना है 2 महीने बाद, लेकिन आज हमारे पास समहाउ एक सरप्लस खड़ा हो गया, हमारे पास एक फंड्स की कह सकते हैं कि एक्सेस हो चुका है फंड्स हमारे पास। तो हम सोचते हैं कि हम क्यों 2 महीने का वेट कर रहे हैं, हम हो सकता है 2 महीने बाद फिर बिजनेस में सिचुएशन चेंज हो जाए। तो इट्स बेटर कि हम हमारे बिल को पहले ही छुड़ा लें, हमारी बीपी पहले ही छुड़ा लें, पहले ही हमारा बिल रिटायर करवा लें। तो उसे हम कहते हैं रिटायरिंग ऑफ द बिल। ये तो बात हुई आपकी एकदम छोटे में। अब आप एक बार नजर डालिए आपके जो स्टडी नोट्स है, उसमें मैंने रिटायरमेंट ऑफ बिल्स के रिलेटेड एंट्रीज भी दी हैं और साथ ही साथ मैंने उसका कंसेप्ट भी समझाया है। So let's have a look at your study notes. Retiring of the bill. There are instances when a bill of exchange is arranged to be retired before the due date by mutual understanding between the drawer and the drawee. यानी कि ऐसा कई बार इंस्टेंसेस हो जाते हैं, इस तरीके की कई बार हैपनिंग हो जाती है जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज को एक अरेंज कर देते हैं कि आप इसको ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दें और मैं ये अपना बिल पे मानता हूँ। और दिस इज डन बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ड्रॉअर एंड द ड्रॉई. This happens when the drawee of the bill has surplus funds at his disposal and makes a request to drawer or holder to accept the payment of the bill before its maturity. ये कब होता है? जब आपके पास आपके जो ड्रॉई है, जो आपका बायर है जिसे पैसा देना है, उसके पास अपने पास सरप्लस फंड्स हैं और वो ड्रॉअर को या होल्डर को, अगर सपोज कीजिए कि ड्रॉअर ने एंडोर्स कर दिया बिल, तो होल्डर उसका कोई और हो जाएगा। तो होल्डर को एक्सेप्ट करने के लिए कि आप मेच्योरिटी डेट से पहले इसका पेमेंट ले लो और ये मेरी बीपी को रिटायर कर दो। If the holder agrees to do so, the bill is said to have been retired. यदि होल्डर मान जाता है कि ठीक है मैं ड्यू डेट से पहले पैसा आपसे ले लेता हूँ और आपकी लाइबिलिटी खत्म करता हूँ, तो बिल ऐसी सिचुएशन में उस बिल को हम इट इज सेड टू हैव बीन रिटायर्ड, यानी कि उसको रिटायर कर दिया गया है। The retiring of a bill of exchange closes the bill transaction before the expiry of its normal term. यानी 3 महीने का बिल था, ए ने बी को माल बेचा, ए सेलर है, बी बायर है, ए, और इस केस में ए ने बिल को बी को क्रेडिट पे माल बेचा 10,000 का,
3 महीने के लिए। ए ने जब जिस दिन माल बेचा उसी दिन बीआर अपनी बना के बी के ऊपर सर्व कर दी, बी ने एक्सेप्ट करके वापस दे दी। अब 1 महीने बाद ही बी वापस आया कि भाई मेरे पास तो ये 10,000 रुपए पहले से पड़ा है और एक्स्ट्रा पड़ा है और अभी 2 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी आई डोंट नो, तो आप मेरे को ये पहले ये इजाजत दे दो कि मैं आपको मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी तो उसकी 3 महीने बाद आने वाली थी, लेकिन ये जो बी है ये तो 1 महीने के अंदर अंदर आ गया कि आप ये पैसा मुझसे ले लो और मेरा बिल को आप रिटायर कर दो। तो अब अगर इस तरीके से जब आपका ट्रांजैक्शन क्लोज होता है, इस तरीके से जब आपने ड्यू डेट से पहले पैसा ले लिया, तो यानी कि आपने उस बिल ट्रांजैक्शन को क्लोज कर दिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म। यानी नॉर्मल टर्म में तो आप क्या करते हैं, 3 महीने बाद पैसा लेते, लेकिन आपने पहले ही ले लिया तो आपने उस पूरे बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। To encourage the retirement of the bill, the holder also allows some discount known as rebate on bills for the period between date of retirement and maturity. अब कौन नहीं चाहेगा कि पैसा जो 2 महीने बाद आने वाला था वो आज ही आ जाए, पैसे से पैसा बनता है, वी नो दैट। तो ये जो पैसा आने वाली जो सिचुएशन है जहाँ पे पैसा पहले आ रहा है, ये किसके लिए फायदेमंद है, ये ड्रॉअर के लिए फायदेमंद है। उसको तो अपना पैसा 2 महीने बाद मिलने वाला था, वो आज ही मिल रहा है। तो डेफिनेटली वो इस रिटायरिंग ऑफ द बिल के कंसेप्ट को एंकरेज करना चाहेगा, उसको बढ़ावा देना चाहेगा कि ठीक है बीआर तो बन गई है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप अगले 2 महीने बाद तक का वेट करें। आप अगर मुझे पहले लाके बिल रिटायर करवा देंगे तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। दिस इज जस्ट लाइक कि जैसा हम कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ते हैं कि आप यदि आज कैश पेमेंट कर देंगे तो आपके पेमेंट के बचे हुए पेमेंट पे मैं 2% ऑफ कर दूंगा। तो जस्ट लाइक दैट बीआर अगर आपकी रिटायरिंग की सिचुएशन आती है तो हर कोई जो सेलर है वो यही चाहेगा कि रिटायरिंग ऑफ द बिल को एंकरेज करे और उसके बदले में होल्डर चाहेगा कि आपको हम डिस्काउंट दे देंगे लेकिन आप पैसा हमें पहले दे दीजिए। रिबेट कितनी दे सकेंगे आप, फॉर द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड मेच्योरिटी। जो आपका पीरियड है डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड मेच्योरिटी, यानी कि मेच्योरिटी आपकी 3 महीने बाद होने वाली थी, आपने 1 महीने के अंदर अंदर बिल रिटायर कर दिया, तो जो बीच का 2 महीना है उसके हिसाब से रिबेट कैलकुलेट कर, रिबेट भी आप एक तरीके से इंटरेस्ट समझ लीजिए कि इंटरेस्ट समझ लीजिए, डिस्काउंट समझ लीजिए, लेकिन कैलकुलेट वो मंथली बेसिस पे करके आपको रिबेट अलाउ कर सकते हैं। नाउ दिस रिबेट इज कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी कि हाँ इतना हम आपको अलाउ कर देंगे, 10%, 12%, कुड बी एनीथिंग फॉर पर एनम, जितना कि आपको बैंक में भी इंटरेस्ट मिलता है, जितना कि आपको होप करते हैं कि जो पैसा आपके पास पहले आ गया उससे आप अर्न कर लेंगे, तो आप उस रिबेट को कैलकुलेट करके उतना जितना पीरियड के पहले आपने अमाउंट दिया उनको उतना आप रिबेट उसको अलाउ कर देंगे। Now, the accounting treatment on retirement of a bill is similar to the accounting treatment when a bill is honored by the acceptor on the due date in ordinary course. यानी कि इसमें आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस आपका जो टाइमिंग ऑफ एंट्री है, जो टाइमिंग ऑफ जर्नल एंट्री है वो बदल जाएगा। लेकिन अगर वो ऑनर भी करता तब भी आपको तो एंट्री वही करनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो अभी भी आप एंट्री वही करेंगे। द ओनली डिफरेंस इज द ग्रांटिंग ऑफ रिबेट। रिबेट आप अलाउ कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके लिए एक्सपेंस है और अगले के लिए एक तरीके की इनकम है, तो आप ये रिबेट के केस में आप इस तरीके की जर्नल एंट्रीज करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने इन द बुक्स ऑफ होल्डर, यानी कि जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो रिटायर्ड बिल का पेमेंट पहले ड्यू डेट से पहले एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट कैश आएगा उसके पास, रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट क्योंकि ये एक्सपेंस है जो आप इनकर कर रहे हैं टू गेट दैट कैश अर्ली, तो रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बीआर क्योंकि आपके पास से बीआर जा रही है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई जो मैं अब मेरे पास मेरी बीपी है, मैं बीपी छुड़ाना चाह रही हूँ टाइम से पहले, उसके एवज में मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, बीपी अकाउंट डेबिट, मेरी लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, ये एंट्री गलत है एक्चुअली, यहाँ पे होगा बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट। मैं इसको करेक्ट करके आपको रिवाइज स्टडी नोट्स भिजवा दूंगी। तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्योंकि हम कैश पे करेंगे, टू कैश अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट। टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए एक इनकम तरीके, अगर डिस्काउंट हमें मिलता है परचेज करते हैं, परचेज पे हमें डिस्काउंट मिलता है तो उसे भी तो हम टू डिस्काउंट करते हैं ना। सिमिलरली बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट ऑन बिल्स। तो अब ये तो बात हो गई रिटायरमेंट ऑफ द बिल की। अकोमोडेशन ऑफ बिल्स करने से पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके अलावा डिटेल्ड हमारे कुछ दूसरे इलस्ट्रेशंस जिनमें आप अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस का एक कह सकते हैं कि एक फ्लो देखेंगे। आपको वो फ्लो को देखते हुए, बुक्स को देखते हुए, टाइमिंग को देखते हुए एंट्रीज किस तरीके से पास करनी है वो अब हम इलस्ट्रेशंस में डिस्कस करेंगे। ये जो यहाँ पे आपकी बुक में जो एंट्री दी हुई है ये इटसेल्फ ही गलत है, तो आपको यहाँ भी करेक्शन करना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट, क्योंकि ड्रॉई पैसा देगा तभी ड्रॉअर को पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे टू कैश होना चाहिए, यही आपका गलत हो गया है। अब इसमें एक एग्जांपल हम देखें यहीं पे, Amit sold goods rupees 10,000 to Bubbly on January 1st, 2015 and immediately drew a bill on Bubbly for 3 months for the same amount. यानी 3 महीने के लिए अमित ने गुड्स बेचा क्रेडिट पे और बबली के ऊपर बीआर अपना ड्रॉ कर लिया। बबली एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न्ड इट टू अमित,
बबली ने वो बिल एक्सेप्ट करके अमित को दे दिया। तो अब यहाँ अमित है ड्रॉअर और बबली है ड्रॉई। ऑन March 4, 2017 बबली रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 6% पर एनम। March 4, 2017। अब ये जो डेट्स है ये भी आपके यहाँ पे गलत दे रखी है, यहाँ पे ये January 1, 2017 होना चाहिए। तो January 1, 2017 को ये बिल ड्रॉ किया गया है और March 4, 2017 यानी कि विद इन 3 मंथ्स पीरियड में हमने बबली ने एक्सेप्टेंस अपनी रिटायर कर दी अंडर द रिबेट। अंडर रिबेट लिखा है, इसका मतलब उसको रिबेट मिली है। तो आप एंट्रीज किस तरीके से करेंगे, इन द बुक्स ऑफ अमित देख लेते हैं। अब देख रहे हैं सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपका सेल्स का होगा, क्योंकि सेल या परचेज के एवज में ही हम बीआर या बीपी इशू करते हैं और रिसीव करते हैं। तो बबली अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 रुपीज। उसी दिन हमने बीआर ड्रॉ किया, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बबली। तो हमारे पास एक बीआर एसेट क्रिएट हो गया और बबली का जो ऑब्लिगेशन था, बबली का जो डेट था, हमने खत्म कर दिया। अब March 4 को हमें जो पैसा हमें मिलना चाहिए था 3 महीने बाद, वो हमें March 4 को एज अ रिटायरिंग ऑफ द बिल के प्रोसेस में हमें पैसा मिल गया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बीआर कितने की थी, 10,000। और अब हमने डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेट ऑफ कहते हैं कि मेच्योरिटी के बीच का पीरियड निकाल के उसका 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, जो रिबेट आ जाएगी वो आएगी 50 रुपए की। यानी कि 50 रुपए का हमारा खर्चा हुआ है, इसलिए हम रिबेट ऑन बिल्स को डेबिट करेंगे। पैसा आएगा 9,950 और बीआर हमारी चली जाएगी 10,000 रुपए की। आप यहाँ लेजर अकाउंट्स भी देख सकते हैं। बबली के अकाउंट में सबसे पहले आपने सेल्स किया तो 2 साइड में, डेबिट साइड में 2 सेल्स, और फिर बीआर रिसीव हुआ तो बाय बीआर करके बबली का अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन एक नया अकाउंट हमारे पास ओपन हो गया, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल सबसे पहले हमने रिसीव किया तो बीआर अकाउंट डेबिट टू बबली हुआ, फर्स्ट एंट्री वो होगी। और March 4 को हमें पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया तो हमने एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिट रिबेट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो वही एंट्री की पोस्टिंग्स हमने यहाँ लेजर में इस तरीके से कर रखी है। उसके बाद बात आती है बुक्स ऑफ बबली में क्या होगा। बबली अपनी बुक्स में किस तरीके से एंट्री करेगी रिटायरिंग ऑफ द बिल की। सबसे पहले आप परचेज की एंट्री देख सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, क्योंकि परचेज किया है हमने क्रेडिट पे 10,000 रुपीज। उसी दिन हमने बीपी एक्सेप्ट करके दे दी, तो हम एंट्री करेंगे अमित अकाउंट डेबिट टू बीपी। यानी अमित का हिसाब किताब हो गया, लेकिन अब हमारे बुक्स में बीपी एज अ करंट लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद March 4 को हम रिटायर कराने जा रहे हैं, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें हमारी लायबिलिटी क्लोज करनी है। टू कैश, पैसा हमारे पास जाएगा। टू रिबेट, क्योंकि इतना पैसा हमें एज अ डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि हम हमारा बिल रिटायर कर रहे हैं। सिमिलरली इन्हीं एंट्रीज की पोस्टिंग्स आप देख लीजिए, बुक्स ऑफ बबली चल रही है अभी भी। तो अमित के अकाउंट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले बाय परचेज आया 10,000 रुपीज और हमने उसी दिन बीपी एक्सेप्ट कर ली, तो 2 बीपी करके हमारे अमित का अकाउंट तो हो गया क्लोज। लेकिन बीपी का अकाउंट हमारे क्रिएट हो गया। बीपी के अकाउंट में भी सिमिलरली अमित को हमने पहले बीपी दी थी, तो अमित अकाउंट डेबिट टू बीपी हो गया था 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड में। फिर हमने रिटायर करा लिया March 4, यहाँ पे डेट भी गलत है आपके लिए, यहाँ March 4 आपको डेट डालनी है और लिखना है बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश टू रिबेट ऑन बिल्स 9950 एंड रुपीज। आगे बात करते हैं बीआर बुक एंड बीपी बुक। बीआर बुक और बीपी बुक किस तरीके की दिखती है, आपको याद हो तो हमने थोड़ा पहले एक चैप्टर किया था सब्सिडरी बुक्स का, या कह सकते हैं डे बुक्स का या डे टोटल बुक्स का हमने चैप्टर किया था, जिसमें हमने काफी सारी अलग अलग बुक्स के बारे में बात की थी। परचेज बुक आपकी किस तरीके से मेंटेन होती है, सेल्स बुक किस तरीके से मेंटेन होती है, कैश बुक आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं। आपने काफी सारे सेट्स ऑफ बुक्स देखे थे, फिर उन बुक्स का टोटल करके हम उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में टू सन्ड्रीज या बाय सन्ड्रीज एज पर द रिस्पेक्टिव बुक, इस तरीके से हम पोस्टिंग्स करते थे। ऐसा हम क्यों करते थे, ऐसा हम इसलिए करते थे क्योंकि हमारे बिजनेस में बहुत सारे क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारे क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन्स हैं, बहुत सारे कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं। तो अगर हर एक की हम जर्नली बनाते रहे तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा उस ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना या उस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हम सब्सिडियरी बुक्स को मेंटेन करते हैं। सब्सिडियरी बुक्स की मे बी मंथली, मे बी बाई मंथली, डिपेंडिंग ऑन दी साइज ऑफ द बिजनेस, हम उसकी टोटल करके उसे सिंपली हमारे मेन अकाउंट में, लेजर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं कि बाय सन्ड्रीज या टू सन्ड्रीज एज पर दिस पर्टिकुलर बुक। और अब आपको डिटेल देखनी है तो आप उस बुक में चले जाइए। सिमिलरली परचेज बुक, सेल्स बुक के अलावा हमारी बीआर बुक और बीपी बुक भी होती है, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। तो उनमें क्या रिकॉर्ड होता है और क्या पर्पस है उसका, अब देख सकते हैं। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ बिल्स आर ड्रॉन, यानी कि हमारे बिजनेस में ये एक यूजुअल सी चीज है, ये कोई मीन्स ऑफ क्रेडिट नहीं है, ये बहुत यूजुअल सी चीज है कि जो ही हमने क्रेडिट सेल्स किया है हमें बीआर लिख के देना है, या फिर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटर्स है कि हाँ इनको तो हमें बीआर, इनसे तो हमें लेनी है बीआर एक्सेप्ट करा के, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। या फिर बीपी का भी हमारा यही सिस्टम है कि क्योंकि हम बीआर लेते हैं तो हमसे भी लोग बीपी लेते हैं कि आप जब हमसे बाय कर रहे हो तो भी आप हमें बीआर एक्सेप्ट करके दो।
तो आपके लिए ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ बिल्स होते हैं, बहुत यूजुअल सा चीज़ है कि जब आप बिल्स ड्रॉ भी करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, तो इनकी जब आप बार-बार जर्नल करेंगे, क्योंकि एंट्रीज़ तो आपको समझ में आ गई है कि आप किस तरीके से एंट्रीज़ पास पास करते हैं। तो जब आप बार-बार जर्नल एंट्रीज़ पास करते हैं, तो ये बहुत ही कम्बरसम और टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज़ बन जाती है।